हेलो एवरीवन, वेलकम इन आर्ट एजुकेशन विद भावना जी। तो जैसा मैंने आपसे कल कहा था कि हम लोग कुछ दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग सौंदर्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैंने थोड़ा सा छोटा सा ही टॉपिक लिया है, फिर उसके बाद हम लोग कल इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए बिल्कुल न्यू चैनल है, तो आप लोगों को शो भी नहीं हो रहा होगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा डेली आ जाता है वीडियो, आप लोग डेली इसको देख सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिगमंड फ्रायड के बारे में। ठीक है, जिन्होंने कहा था कला दमित वासनाओं का उभरा स्वरूप है। ठीक है जी। तो सिगमंड फ्रायड, इनका समय है 1856 से 1939। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ये आधुनिक युग के मनोचिकित्सक थे और इसके पहले वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मन अंतरंग ग्रंथियों को सुलझाने का प्रयत्न किया था। इसलिए इनको मानव मन की अचेतन पक्ष की धारणा का सिद्धांत खोजा। इन्होंने मानव मन की अचेतन पक्ष की धारणा का सिद्धांत खोजा। ठीक है, इनके सिद्धांतों को अति यथार्थवाद विकसित हुआ। इन्हीं के सिद्धांतों से अति यथार्थवाद विकसित हुआ है। ठीक है जी। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा कि सौंदर्य शास्त्र को इन्होंने 3 प्रकार से बांटा। कितने प्रकार से व्यक्त किया है? 3 प्रकार से। इड यानी लिबिडो, ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो यानी जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, परा अहम। ईगो यानी अहम और इड यानी लिबिडो। इन्होंने इड लिबिडो से लेकर सेक्सुअल थ्रॉलडम तक की कलाकृतियों की विवेचना की है। कला दमित वासनाओं का उभार है, ऐसा किसने कहा? ऐसा सिगमंड फ्रायड ने कहा। ठीक है, इड, ईगो और सुपर ईगो के माध्यम से इन्होंने स्वप्न की कला को से संबंधित बताया। इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो को इन्होंने स्वप्न की कला से संबंधित बताया है। इनके ग्रंथ है इडिपस, द एंटी प्रोटीन ऑफ ड्रीम, टोडम एंड टैगो। फिर से इडिपस, द एंटी प्रोटीन ऑफ ड्रीम, टोडम एंड टैगो। सिगमंड फ्रायड फिर से मैं पढ़ देती हूँ। इनका समय है 1856 से 1939, जो कि जर्मनी में हुआ था। ये मनोचिकित्सक है, इसके पहले ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने मना के अंतरंग ग्रंथियों की विवेचना की थी, इसको सुलझाने का प्रयास किया था। ठीक है, इसलिए इनको मानव मन की अचेतन ग्रंथियों का सिद्धांत खोजा। इन्होंने मानव मन की अचेतन पक्ष की धारणा का सिद्धांत किसने खोजा? सिगमंड फ्रायड ने। इनके सिद्धांत से ही अति यथार्थवाद विकसित हुआ है। इन्होंने सौंदर्य को 3 प्रकार से विभाजित किया है। इड, ईगो और सुपर ईगो। इड यानी लिबिडो, ईगो यानी अहम, सुपर ईगो यानी परम अहम। ठीक है, इन्होंने इड, लिबिडो से लेकर सेक्सुअल ऑर्डम तक के कलाकृतियों की विवेचना की है। ठीक जी। इनके ग्रंथ थे इडिपस, द एंटी प्रोटीन ऑफ ड्रीम, टोडम एंड टैगो। मनुष्य विश्लेषणात्मक का सिद्धांत इनका सिद्धांत है। अब हम लोग पढ़ेंगे हीगल के बारे में। हीगल का पूरा नाम है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल। इनका समय 1770 से 1831। इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इन्हें मार्क्सवाद के इनका जो है दादावाद के मार्क्सवाद का विचार पनपा इन्हीं से। जर्मनी के दादावाद के मार्क्सवाद का विचार इन्हीं से पनपा, जिन्होंने पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था में हलचल मचा दी, बहुत ही परिवर्तन कर दिया। सारी सृष्टि के विचार के विकास का परिणाम मानते हुए पक्ष थेसिस, प्रतिपक्ष एंथीसेसिस और समन्वय सिंथेसिस का उल्लेख किया। इन्होंने पक्ष का, प्रतिपक्ष का और समन्वय का, पक्ष का, प्रतिपक्ष का और समन्वय का, पक्ष यानी सिंथेसिस। ठीक है, पक्ष यानी थेसिस, प्रतिपक्ष यानी एंटीथेसिस और समन्वय यानी सिंथेसिस। ठीक है, समन्वय यानी सिंथेसिस। थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, पक्ष, प्रतिपक्ष और समन्वय। कांट का वही स्थान है जो यूनानी दर्शन में प्लेटो का है, तथा कांट की तुलना में हीगल को भी जर्मन के दर्शन का अरस्तु कहा जाता है। हीगल को क्या कहा जाता है? जर्मन दर्शन शास्त्र का अरस्तु। हीगल समाजवाद दर्शन तथा मानवीय इतिहास से प्रभावित थे, जबकि कांट भौतिक विद्वानों से प्रभावित थे। हीगल ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक
जी, इन्होंने सर्वप्रथम ललित कलाओं का तंग संगत वर्गीकरण 5 प्रकार से किया था। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। ठीक है, काव्य कला को इन्होंने सबसे उच्च कला माना क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी साधन का उल्लेख नहीं है। इन्होंने कहा था जिसमें जितने ही माध्यम की आवश्यकता होती है वो कला उतनी ही बुरी है, जैसे कि स्थापत्य कला, इसमें सबसे ज़्यादा माध्यमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनकी बुक थी द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट। हीगल द्वारा प्रतिपादित कथाएं हैं प्रतीकात्मक और शास्त्रीय और स्वच्छंद। मैंने प्रतीकात्मक में नहीं नोट किया, हाँ, शास्त्रीय में हो गया मूर्ति कला, ठीक है, और प्रतीकात्मक में हो जाएगा आपका स्थापत्य कला, हाँ, और स्वच्छंद में काव्य कला, संगीत कला और चित्रकला। अब हम लोग पढ़ेंगे इमैनुअल कांट। इनका समय 1724 1804 है और इनका जन्म भी जर्मनी के निसर्गबर्ग में हुआ था। इन्होंने सौंदर्य के 2 भागों में बांटा, स्वतंत्र सौंदर्य और आश्रित सौंदर्य। इनका कथन है परम तत्व का ज्ञान बुद्धि की सीमा से परे है। परम तत्व का ज्ञान बुद्धि की सीमा से परे है। स्वतंत्रता एक स्वयं का विचार है जो वस्तु के दिन में प्रकाश दिखाती है। क्रिटिक ऑफ थ्योरी रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योरी रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, क्रिटिक ऑफ द पावर ऑफ जजमेंट। जॉन जेचिच विकलमैन। इनका समय है 1716 से 1768 जर्मनी में। मानव शास्त्री दर्शन का मुखिया इनको माना जाता है। इनको विकलमैन को मानव शास्त्री दर्शन का मुखिया माना जाता है। यह उदांत शैली के पक्षधर थे। इन्होंने निष्प्रयोजन आनंद को ही कला का लक्ष्य माना। निष्प्रयोजन आनंद को कला का लक्ष्य किसने माना? विकलमैन ने। इनका कथन था उन्हीं के चेहरों में पूर्ण सौंदर्य दिखता है जिनका उद्वेग अंदर से शांत होता है, रिक्त तथा शांत होता है। इनकी ग्रंथ थी लाकुन। जी, मैंने बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दिया है इसको। मैं इसी से आप लोग जुड़े रहिए, आगे भी मैं इसी पर चलती रहूँगी, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोग को ऐसे ही अच्छी जानकारियाँ मैं देती रहूँगी। आप लोग ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें, हाँ, और सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर लें, ठीक है। तो ये हम लोग दर्शन शास्त्री के बारे में पढ़े हैं। अभी इसके आगे भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट दर्शन शास्त्री लोगों को लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।